हेलो ना, लास्ट लेक्चर में हम लोग डेसिमेशन बाय अ फैक्टर डी देख रहे थे। व्हाट इज डी? डी इज अ फैक्टर जिससे कि हम अपने सिग्नल को, अपने सैम्पलिंग रेट को डेसिमेट कर रहे हैं, डाउन सैंपल कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें हमने देखा था कि जब हम डी फैक्टर से उसको डेसिमेट करते हैं तो हमारा जो एच डी एच ई रेज टू जे ओमेगा बनता है वो कैसा बनता है? इट इज वन इन बिटवीन 0 टू पाई बाई डी। जो अभी तक 0 से पाई था, अब वो क्या होगा? 0 से पाई बाई डी एंड 0 अदरवाइज, ठीक ना। तो इस तरीके से हम इसको डेसिमेट कर लेते हैं अपने फंक्शन को, राइट। तो जो उसका ब्लॉक डायग्राम बनता है वो कैसा बनेगा? एक्स एन पास किया गया फिल्टर से, एच एन से, सिस्टम से। जब सिस्टम से सिर्फ पास होता है तो ये x डैश n बनता है, एंड व्हेन इट इज पास्ड फ्रॉम डेसिमेटर बाय फैक्टर d, देन इट बिकम्स xdn, राइट। यही xdn हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डेसिमेशन, राइट। इंटरपोलेशन, तो यही दो ऑपरेशंस होते हैं आपके जब हम मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं, सैंपल रेट कन्वर्जन करते हैं। तो यही दो ऑपरेशंस बेसिकली आते हैं। पहला आता है आपका डेसिमेशन और दूसरा आता है इंटरपोलेशन। उसी में डेसिमेशन को कहते हैं डाउन सैम्पलर और इंटरपोलेशन को कहते हैं अप सैम्पलर, ठीक है। तो इंटरपोलेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं? अप सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग रेट को इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एन इनपुट सीक्वेंस xn, इंसर्ट l-1 zeros बिटवीन ईच सैंपल। और डेसिमेशन में क्या था? हम l-1 सैंपल्स को रिमूव कर देते थे। जो दो सैंपल्स हमें लेने हैं उनके बीच में l-1 सैंपल्स को हम रिमूव कर देते थे। जैसा कि आप डायग्राम देखें पिछला, तो इसमें आपको क्लियर होगा कि यहां हम जो हमारा xn है इससे हमने ydn कैलकुलेट किया, m इज इक्वल टू 2 था। तो 2/2 मींस 1, बीच के 1 सैंपल को, m/2 सैंपल्स को हमने हटा दिया, या m-1 अगर कहें तो 2-1 1, 1 सैंपल को हमने यहां से हटा दिया। और जैसे ही एक सैंपल को हमने हटाया, हमारा ये ydn कैलकुलेट हो जाता है, डेसिमेटेड सीक्वेंस, ठीक ना। और जब अप सैंपलिंग करते हैं तो जो हम रिमूव करते हैं उसकी बजाय हम क्या करते हैं? दो सैंपल्स के बीच में इंक्रीज कर देते हैं, उतने l-1 जीरोस इंक्रीज कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक। और एक बार जब हमने जीरोस इंसर्ट कर दिया, बाद में उसको लो पास से पास कराते हैं तो उनकी वैल्यूज अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं उस बीच में, ठीक है जी। तो अगर हमें l से हमें इंटरपोलेट करना है तो हम क्या करेंगे? xn कैन ऑलवेज बी रिकवर्ड फ्रॉम yen, जो हमारा फाइनल फंक्शन आ रहा है yen, उससे xn हमेशा रिकवर किया जा सकता है, उसमें कहीं भी डेटा लॉस की संभावना नहीं होगी, ठीक है। कोई अलियासिंग नहीं आएगा। ये फायदा है इंटरपोलेशन से। फॉर l इज इक्वल टू 2, अगर ये xn है तो इसके बीच में l-1 सैंपल्स हम इंक्रीज कर देंगे, उतने जीरोस बढ़ा देंगे। तो इसके और इसके बीच में एक जीरो यहां इंक्रीज हो जाता है, इसके और इसके बीच में एक जीरो यहां आएगा, इसके बीच में एक जीरो यहां आएगा, और इसके बीच में एक जीरो यहां आएगा। और जब इन सबको हम अपने अपने पोजीशन पर लगाते हैं तो ये हमारा बन जाता है फाइनल yen, इंटरपोलेटेड सीक्वेंस, ठीक। अप सैंपलर, time domain characterization, an upsampler with an upsampling factor L, where L is a positive integer, develops an output sequence xun with a sampling rate that is L times larger than that of the input sequence xn। जब हम अप सैंपलिंग करते हैं तो जो हमारा सैंपलिंग रेट है वो L टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। जो ओरिजिनल सीक्वेंस xn का हमारा सैंपलिंग रेट है उससे L टाइम्स इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है। और जब हम डाउन सैंपलिंग करते हैं तो डी फैक्टर से वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक, इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप देखेंगे, एक्सन है, इसको अप सैंपलर से पास कराया विद अप सैंपलिंग फैक्टर एल, क्या बन गया, एक्स यू एन। ठीक ना, ये इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। Upsampling operation is implemented by inserting L minus 1 equidistant zero valued samples between two consecutive samples of xn. ठीक ना, सो इनपुट आउटपुट रिलेशन क्या बना, एक्स यू एन इज इक्वल टू एक्स एन बाई एल। जब n बाई एल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी, जो हमारा टाइम है वो रिड्यूस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक ना, और जब हम x n इंटू डी करते थे तो वो क्या हो जाता था, हमारा टाइम इंक्रीज हो जाता था, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती थी। मींस बीच वाले सैंपल्स हमने गायब कर दिए, और यहां हमने बीच वाले सैंपल्स में जीरोस इंक्रीज कर दिए। ठीक है, इन प्रैक्टिस द जीरो वैल्यूड सैंपल्स inserted by the upsampler are replaced with appropriate non-zero values using some type of filtering process। भाई मैंने बताया कि पहले हम क्या करते हैं, हम L-1 जीरोस इंसर्ट करते हैं, अप सैंपलिंग करते हैं, और फिर उसको जब हम किसी एक फिल्टर से पास कराते हैं तो वो जो जीरो वैल्यूड सीक्वेंसेस हैं, जीरो वैल्यूज हैं, वो नॉन जीरो वैल्यूज में, कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन जीरो वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं। और वो जो करस्पॉन्डिंग नॉन जीरो वैल्यूज होंगी वो इनिशियल और एंड वाली वैल्यू की एवरेज के इक्वल होंगी। ठीक ना, प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन एंड विल बी डिस्कस्ड लेटर। इंटरपोलेशन बाय अ फैक्टर आई, इन अप सैंपलिंग बाय एन इंटीजर फैक्टर आई ग्रेटर देन 1, I minus 1 equidistant zeros valued samples are inserted between each two consecutive samples of the input sequence. Then a digital low pass filter is applied. और ये लो पास फिल्टर का ही काम होता है कि वो जो नॉन जीरो, जो जीरो वैल्यू सैंपल्स हैं उसको हम नॉन जीरो वैल्यूड सैंपल्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये जो एक्सपीएन है वो क्या बना, एक्स ऑफ एन बाई आई for n is equal to 0 plus minus I plus minus 2i and so on, and 0 otherwise। ठीक है, अब जब एक फैक्टर i से हम इसको इंटरपोलेट करते हैं तो क्या क्या रिलेशंस आते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो हम यहां पर देखने चल रहे हैं। xn इनपुट सीक्वेंस है तो xpn क्या कहलाएगा, पीरियोडिक सीक्वेंस जो इसका होगा, that will be summation k is equal to minus infinity to infinity xk delta n minus kl। ठीक ना, तो इसका जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन करते हैं, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या आता है, xp e raised to j omega is equal to summation n is equal to minus infinity to infinity xpn e raised to minus j omega n, that is dtft। और xpn क्या है, समेशन k is equal to minus infinity to infinity xk del n minus kl, राइट। और यहां से फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के ई रेज टू माइनस जे ओमेगा एल के, सॉरी आई के, ई रेज टू माइनस जे ओमेगा आई के, एंड विच इज इक्वल टू एक्स ऑफ
e raised to j omega I, x of e raised to j omega I. सो h e रेज टू j ओमेगा क्या बनता है इंटरपोलेशन के लिए कि जब तक ओमेगा आपका 0 से लेकर पाई बाई आई के बीच में है, इसकी वैल्यू क्या होगी i, और बाकी जगह क्या होगी 0. ना सैंपलिंग रेट कन्वर्जन. Sampling rate conversion is the process of changing the sampling rate. Sampling rate conversion is the process of changing the sampling rate of a discrete signal to obtain a new discrete representation of the underlying continuous signal. Application areas include image, scaling, and audio visual systems, where different sampling rates may be used for engineering, economic और historical reasons. तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक रेट पर हमने सैंपल किया और उसका एप्लीकेशन हमें कई जगह करना है जहां पर अलग अलग रेट है. तो अगर हम अलग अलग रेट पर सैंपलिंग करें और फिर उसको आगे बढ़ाएं तो वो काफी टाइम टेकिंग होता है और काफी बल्की मॉड्यूल बन जाता है. उसको उतना बल्की ना बनाने का क्या ऑप्शन है कि हमने एक बार सैंपलिंग कर लिया, उसके बाद उसका रेट चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें. जहां जैसी रिक्वायरमेंट हो वहां वैसा हम रेट कन्वर्जन यूज कर लें और उसको हम आगे यूज कर लें. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल ऑडियो एंड डिजिटल ऑडियो टेप सिस्टम्स यूज डिफरेंट सैंपलिंग रेट्स. सीडी में जो डिजिटल ऑडियो आप लेते हो और जो टेप में आप डिजिटल ऑडियो लेते हो, उन दोनों का सैंपलिंग रेट डिफरेंट है. इसलिए आप टेप वाले में सीडी नहीं चला सकते, सीडी वाले में टेप नहीं चला सकते. एंड अमेरिकन टेलीविजन, यूरोपियन टेलीविजन एंड मूवीज ऑल यूज डिफरेंट फ्रेम रेट्स. चूंकि इन सबका अलग अलग स्टैंडर्ड है, यूरोपियन टेलीविजन, अमेरिकन टेलीविजन और मूवीज, इन सबका अलग अलग स्टैंडर्ड है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पर ये अपना सैंपल होगा डेटा. ठीक है. और सबको एक साथ कॉमन नहीं किया जा सकता, सबका अपना अलग अलग स्टैंडर्ड है. तो जब सबका अपना अलग अलग स्टैंडर्ड है तो हमको अपने सैंपलिंग रेट को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा. तब वहां हम क्या यूज करते हैं, सैंपलिंग रेट कन्वर्जन. सैंपल रेट कन्वर्जन प्रिवेंट्स चेंजेस इन स्पीड and pitch that would otherwise occur when transferring recorded material between such systems. Sample rate conversion prevents changes in speed and pitch. जो स्पीड और पिच है उसमें चेंजेस को प्रिवेंट करता है, नहीं होने देता चेंजेस. That would otherwise occur when transferring recorded material between such system. जो कुछ recorded materials हैं उनको अगर हम बिना सैंपल रेट कन्वर्जन के चलाते हैं, आप जैसे कुछ वीडियोस चलाते होंगे अपने सिस्टम में, तो उसके लिए कुछ ऑडियो कोडेक मांगता होगा. ऑडियो कोडेक चाहे आप मोबाइल पर चलाएं, चाहे आप कंप्यूटर पर चलाएं, कहीं भी चलाने के लिए उसको एक ऑडियो कोडेक चाहिए, कोडर एनकोडर. और वो कोडेक क्या काम करता है, वो यही काम करता है, सैंपल रेट को कन्वर्ट करता है.
कि वो डेटा किसी और सैंपल रेट पर है, हमारा प्लेयर किसी और सैंपल रेट पर काम करता है, तो उन दोनों को सिंक्रोनाइज करने का काम किसका है? सैंपल रेट कन्वर्जन का। जब तक दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तब तक आप ऑडियो वीडियो प्ले नहीं कर सकते। करेंगे भी तो आपको उसमें बहुत डिस्टरबेंस आएगी। ठीक है। Within specific domains or for specific conversions, the following alternative terms for sample rate conversion are also used: sampling frequency conversion, resampling, upsampling, downsampling, interpolation, decimation, upscaling, downscaling। ये जो सैंपल रेट कन्वर्जन्स हैं, ये सब टर्म्स जो हैं, ये सैंपल रेट कन्वर्जन के लिए जनरली यूज होते हैं अलग अलग स्पेसिफिक डोमेन्स में। The term multi-rate digital signal processing is sometimes used to refer to systems that incorporate sample rate conversion। तो जो मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग कई बार ऐसे सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट करती है जिसमें सैंपल रेट कन्वर्जन होता है। ठीक है, जिनमें सैंपल रेट कन्वर्जन होता है। सैंपलिंग रेट कन्वर्जन बाय अ रेशनल फैक्टर I by D। अगर रेशनल फैक्टर I by D है तो उससे हम अपने सैंपलिंग रेट कन्वर्जन को कैसे परफॉर्म करेंगे? I by D मीन्स इंटरपोलेशन भी है और डेसिमेशन भी है। सैंपल रेट कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ इंटरपोलेटर और सिर्फ डेसिमेटर की वजह से नहीं होता है, उन दोनों को मिक्स करके किया जाता है। कई बार हमारा जो इंटरपोलेशन और डेसिमेशन है उनको हम मिक्स करते हैं, तब जाकर सैंपल रेट कन्वर्जन, एग्जैक्ट सैंपल रेट कन्वर्जन हो पाता है। If rate is I by D is a rational number, तो हम क्या करेंगे? पहले इंटरपोलेट करेंगे और फिर उसको डेसिमेट करेंगे। ठीक ना? पहले इंटरपोलेट करेंगे और फिर उसको डेसिमेट करेंगे और तब जाकर हमारा प्रॉपर सैंपलिंग रेट कन्वर्जन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं ये पहले इंटरपोलेशन है और फिर उसके बाद डेसिमेशन है, तब जाकर हमें फाइनल डेटा मिलता है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ डेसिमेटर का ग्राफ है जिसमें d इज इक्वल टू 4 पर इसको डेसिमेट किया गया है। अब देखेंगे xn आपको ये गिवन है, ये xn है। इस xn को जब हम डेसिमेट करते हैं d इज इक्वल टू 4 से, मतलब d माइनस 1 3 सैंपल्स बीच से हटा देने हैं। तो यहां 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 4 ये वाला सैंपल रखना था। ठीक ना, ये वाला सैंपल रखना था, तो इस बीच वाले 3 सैंपल्स को हटाना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक फंक्शन pn जनरेट करते हैं जो कि ये डेसिमेशन के काम आएगा। और वो pn क्या है? वो हर उस सैंपल पे 1 है जहां हमें सैंपल चाहिए, और जहां नहीं चाहिए वहां क्या है? 0। जैसे ये 0th पोजीशन पे 1 है, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे 1 है, बाकी 3 जगह 0, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 यहाँ पे 1 है। तो जो ये 3 सैंपल्स बीच में है इनको 0 कर दिया गया। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, xn इंटू pn कराएंगे, तो आपका फंक्शन क्या आएगा? ये। ठीक ना? और जब इनके बीच के सैंपल्स रिमूव कर देंगे,
फाइनल डेसिमेशन के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पहला सैंपल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये और नौवां ये इस टाइप के सैंपल्स आपको मिल जाएंगे। ये आपका डेसिमेटेड सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, ये उसी का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स रिप्रेजेंट किया गया है, उसी का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो आपका यहाँ पर ये एक्सएन था, इस एक्सएन का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, इस पीएन का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, इस एक्सपीएन का और फिर एक्सडीएन का, इन सब का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स यहाँ दिखाया गया है। ये एक्सएन का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, देखिए ये आपका एक्सएन है, इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपका पीएन फंक्शन है जो तीन तीन सैंपल छोड़कर आपका जो है 1 था, तो 2π/d पर आपने इसको सैंपल किया है। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आ रहा है। ये XPN है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तब आपके पास क्या आया, हर एक सैंपल पर एक इस टाइप का आपका रेस्पॉन्स, XN का रेस्पॉन्स आ जाता है। ठीक ना, ये XPN है। और फिर जब हम XDN देखते हैं, बीच वाले सैंपल्स गायब कर देते हैं, तो गायब करते ही ये आपका इंक्रीज हो जाता है विड्थ, और ये अब आपका डेसिमेटेड सीक्वेंस आ जाता है। ठीक, तो ये है हमारा डेसिमेटेड सीक्वेंस। अब ये इंटरपोलेशन का है, I = 4 पर ये XN गिवन है, ये XN गिवन है, इसको अब हमें इंटरपोलेट करना है। तो I-1 3, बीच के तीन तीन सैंपल्स हम बीच में 0 कर देंगे। ठीक ना, XPN क्या बनेगा, पहला सैंपल ये रहेगा, इसके बाद 3 0, फिर दूसरा सैंपल ये आएगा, फिर 3 0, इस टाइप से ये आपका इंटरपोलेशन के लिए एक XPN रेडी होगा। और फिर जब इसको हम लो पास फिल्टर से पास कराएंगे तो इसके बीच की वैल्यूज, इन दोनों का एवरेज निकाल कर जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ, इनका एवरेज निकाल कर जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ, इनका एवरेज निकाल कर जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ, इस टाइप से लो पास फिल्टर आपको डेटा देता है और आपका जो फंक्शन है वो इस टाइप का रेडी हो जाता है। ठीक है, तो यह है आपका फाइनल इंटरपोलेटेड सीक्वेंस XIN। ठीक है, तो यह है XIN इंटरपोलेटेड सीक्वेंस। और इसका जब हम हैंग हो रहा है, और उसका जब हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखते हैं तो ये ऊपर वाला आप देखेंगे, ऊपर वाला है आपका XN, ऊपर वाला है आपका XN, इसके बाद इसके नीचे आपका आता है XPN, और फिर जब हम उसको आपके फिल्टर से पास कराते हैं, लो पास फिल्टर से, तब जो रिस्पॉन्स आता है वो आपका आता है XIN। ठीक है, ये है XIN। तो सेम फंक्शन जो हमने एक बार अगर सेम रेट से डेसिमेट किया और सेम रेट से इंटरपोलेट किया, तो जो फंक्शन हमारा था वो फंक्शन एज इट इज हमें फिर से मिल जाता है। ठीक है जी, तो यह है सैंपलिंग रेट कन्वर्जन बाई I/D इंटरपोलेटर डेसिमेटर। ठीक ना, पहले उसको अप सैंपल करिए, फिर डाउन सैंपल करिए। अब हमें जितने रेट का चाहिए, अगर मान लीजिए I आपका 4 है और D आपका 3 है, तो 4/3 रेट से आपका सैंपल रेट कन्वर्जन हो जाता है। तो आपको जितने रेट से करना है
उतने उसके अकॉर्डिंग अप सैम्पलर और डाउन सैम्पलर आप यूज कर सकते हैं और आपका सैंपल रेट कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, टाइम डोमेन पर्सपेक्टिव, ये वही चीज टाइम डोमेन में बता रहा है। ठीक, कि पहले आपने अप सैम्पलर किया, फिर उसके बाद आपने उसको डाउन सैंपल किया, तो आपको जो फाइनल डेटा है, फाइनल रेट है, वो मिल जाता है I/D का। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस यूनिट and also the end of the syllabus। ये आपकी 5वीं यूनिट जो है, इसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ही है जो कि आया हुआ है एग्जाम में, उससे ज्यादा का अभी तक कुछ भी नहीं आया। हाँ, अगर कुछ न्यूमेरिकल आएगा भी तो वो अप सैम्पलर डाउन सैम्पलर से रिलेटेड होगा, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं होगा। अगर कुछ टॉपिक और रहता है तो उसको मैं करा दूंगा, वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।